संवाद भारत के राजनीतिक संवाद में हमारे साथ लोक निर्माण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह हैं। सबसे पहला सवाल, आपके पास लोक निर्माण विभाग है। पुरानी पृष्ठभूमि में जाएं तो कभी पंडित सुखराम इस विभाग को देखा करते थे, कभी गुलाब सिंह ठाकुर इस विभाग को देखा करते थे। आप युवा भी हैं और आप भी इस विभाग को देख रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती ये विभाग है। सड़कों की हालत की अगर हम बात करें, पिछली सरकार में आप भी कहते थे कि पता नहीं लगता खड्डों में सड़क है या सड़क में खड्डे हैं। देखिए, जिम्मेवारी बड़ी है और हम किसी की कटाक्ष करने के लिए इस कुर्सी पे नहीं बैठे हैं। मेरा दायित्व है कि हम जो वास्तविक और अभी जो हमारी वित्तीय परिस्थिति प्रदेश की है उसको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करना, सड़कों का रखरखाव, नए ब्रिजों का निर्माण कार्य करवाना हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। मैं जानता हूं कि जो धरातल पे परिस्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। मैं विपक्ष में रहते हुए, विधायक रहते हुए, पार्टी का महासचिव रहते हुए लगातार हमने प्रदेश के कोने कोने के दौरे चुनावों से पहले भी और चुनावों के समय में भी किए और जो वास्तविक धरातल की परिस्थिति है उससे मैं अवगत हूँ। आज ये जिम्मेवारी मिली है और मैं लगातार हमारे अधिकारियों के साथ, हमारे विभाग के लोगों के साथ इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और इसके लिए बजट का प्रोविज़न करवाने का भी प्रयास कर रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी विशेष निवेदन किया है कि जो आगामी हमारा बजट है 2023-24 का, उसमें लोक निर्माण विभाग के लिए अच्छा बजट दिया जाए ताकि हमारे स्टेट हेड से हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य प्रदेश के अंदर करवा सकें। समय समय पर मैं दफ्तर में कम और लोगों के बीच में, फील्ड में ज़्यादा जाने में विश्वास रखता हूं, तो मैं लगातार आने वाले समय में पूरे प्रदेश का भ्रमण करूंगा और जहां जहां भी हमको कमियां मिलेगी उसको हम मौके पर ही उसको सुधारने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। समय समय पर आप एक बात कहते रहते हैं, सही का समर्थन, गलत का विरोध। आपकी सरकार ने कुछ संस्थान डिनोटिफाई किए थे। आपके विभाग की भी लगभग 16 के करीब डिवीजनें थी जिनको डिनोटिफाई किया गया था। शिक्षा विभाग की बात करें तो अब सरकार ने कुछ फैसले वापस लिए हैं। आपको नहीं लगता इन ऐसा करने से सरकार उपहास का पात्र बनी है, क्योंकि पहले एकदम से फैसले ले लिए गए? क्या इस तरह की जल्दबाजी करना क्या किसी सरकार को शोभा देता है? देखिए, ये जो भी फैसले लिए गए थे ये मेरिट के हिसाब से लिए गए थे और मुख्यमंत्री जी ने अपनी इच्छा स्पष्ट करी थी कि ये कोई भी राजनीतिक द्वेष भावना से नहीं करवाया गया है। उन्होंने केवल ये कहा था कि 6 महीने के सारे फैसले जो आखिरी 6 महीने के थे उनको रिव्यू किया जाएगा, इकोनॉमिकली वाइबल है या नहीं है, पहली बात। दूसरा, क्या वो जस्टिफाइड है अकॉर्डिंग टू दी एरिया, जो उनका कैचमेंट एरिया है उसके हिसाब से, चाहे उसमें इतने स्कूल, फीडर स्कूल्स, अगर आप एजुकेशन की बात करें, वो है या नहीं है। और तीसरी बात, चाहे हमारे डिवीज़न की बात है, चाहे आईपीएच के डिवीजन्स की बात है, वहाँ से आपने सब डिवीज़न से असिस्टेंट इंजीनियर्स को वहाँ पे बिठा दिया, मगर आपने नया डिवीज़न तो, नया सब डिवीज़न तो नाम के लिए खोल दिया, मगर उसमें जो रिक्विजिट स्टाफ चाहिए होता है वो इस सरकार के पास, पूर्व सरकार के पास उपलब्ध नहीं था। केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये सब डिवीज़न जो है वो खोले गए। मगर वर्तमान के 2 महीनों में जहाँ जहाँ लगा है कि ये सब डिवीज़न ज़रूरी थे या ये डिवीज़न्स ज़रूरी थे, उनको फिर से पुनर्विचार करके खोलने के लिए सरकार ने अनुमति दी है। कई ऐसे इंस्टेंसेस कॉलेजेस के भी हुए हैं, स्कूल्स के भी हुए हैं, हमारे डिवीज़न्स के भी हुए हैं और पीडब्ल्यू आईपीएच के डिवीज़न्स के भी हुए हैं। तो ये इसमें उन्होंने सिर्फ सीधी बात करी है कि जहाँ पे मेरिट के हिसाब से, ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से अगर लगता है कि ये जस्टिफाइड है तो उसको खोला जाएगा। उसमें कोई राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्य नहीं किया जाएगा, मगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी और सस्ती लोकप्रियता के मद्देनज़र जो ये चुनावों के समय में खोले गए थे और एक बर्डन करीबन 7,000 करोड़ का प्रदेश सरकार के ऊपर पड़ा था, उससे सरकार इनको कम करना चाहती है, क्योंकि पहले ही 80,000 करोड़ रुपए के ऋण में ये सरकार दबी हुई है और दबाना जो है वो जो है सही नहीं था। एक पार्टी दूसरी पार्टी के नेताओं की अक्सर कम तारीफ करती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं कि सड़कों के लिए मेरे पास किसी भी पार्टी का नेता आएगा, मुख्यमंत्री आएगा, मेरे पास कमी नहीं है। आपने जब सड़कों की बातचीत की थी तो क्या उन्होंने सकारात्मकतापूर्ण उस पर विचार किया था? हाँ, निश्चित तौर से उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, मैं मुख्यमंत्री जी के साथ उनसे मिला था और उन्होंने बड़े प्यार से हम सब हमारी बात को भी सुना और उसमें अपनी स्वीकृति देने की भी बात करी है। हालांकि जो नेशनल हाईवे
कथाकथित जो 69 नेशनल हाईवेों की चर्चा होती थी प्रदेश के अंदर बहुत, और पूर्व मुख्यमंत्री जी उसका राजनीतिक ढिंडोरा पीटते थे, आज वो सड़कें हिमाचल की धरातल से पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। पहले तो सिर्फ कागज़ों में ही थी, अब कागज़ों से भी गायब हो चुकी है, क्योंकि उसको जो स्वीकृति केंद्र सरकार से मिलनी थी, प्रधानमंत्री कार्यालय से मिलनी थी, वो नहीं मिल पाई है। सो इट विल नॉट सी द लाइट ऑफ डे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को कह देना चाहता हूँ। मगर जहाँ तक उन्होंने कहा है कि कुछ हमारी ऐसी सड़कें हैं जो इसमें प्रपोज़ की गई थी, या कुछ हमारे जो और 2 लेनिंग की सड़कें हैं जो इसमें प्रपोज़ की गई थी, उसको 4 लेनिंग के अंतर्गत लेने के लिए उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया है। पहले ये नेशनल हाईवे के माध्यम से होना था, अब ये NHAI के माध्यम से होगा ज़रूर। उसके लिए निश्चित तौर से, क्योंकि इसका अलग मोडस ऑपरेंडी रहता है, इसमें आगे टोल लगते हैं, तो उससे इसकी इनकम होती है। मगर इसके लिए कार्य किया जा रहा है। उसके लिए जो सड़कें हैं प्राथमिकता पे, उसको मुख्यमंत्री जी ने आइडेंटिफाई किया है, और अभी NHAI के जो अधिकारी हैं वो आज ही इस संकल्प में हमारे साथ मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं, और जैसा जैसा उसमें मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा हम उसको करेंगे। मगर जैसा मैंने आपको कहा कि होना भी ऐसा चाहिए। राजनीति में केवल कटाक्ष करके राजनीति नहीं चलती है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने पड़ते हैं। उसके लिए नितिन गडकरी जी जाने भी जाते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, और जो उनको इस तरीके का सम्मान मिलता है, समर्थन मिलता है कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस, उस चीज़ को हमको भी अपनाने की आवश्यकता है, और हम भी इस चीज़ को प्रदेश के अंदर अपनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अक्सर नेताओं के पास लोग तबादलों के लिए आते हैं, जिसमें शिक्षा विभाग के ज़्यादातर तबादले होते हैं। उसके अलावा कुछ विभाग हैं जिनमें तबादले की आवश्यकता पड़ती है। अब आप सरकार में मंत्री भी हैं, निश्चित तौर पे आपके पास भी लोग आते होंगे। डीओ नोट को लेकर एक विषय आता है कि सचिवालय में मुख्यमंत्री के कमरे में डीओ नोट के ढेर लगे हैं, और जहां तक विक्रमादित्य सिंह की बात है, उनके डीओ नोट के ऊपर तो खासा सीएम ऑफिस के द्वारा एक बैरियर लगाया गया है कि किसकी करनी है किसकी नहीं करनी है, थोड़ा रुक के करवाए जाते हैं। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि कुछ इस तरह का तकरार चला हुआ है विक्रमादित्य सिंह और सरकार के बीच में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई तकरार है। जहाँ जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण ट्रांसफर्स है, वो हम जाते हैं और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ और वो सारे काम करते हैं। पर ये स्वाभाविक है कि इतने तबादलों के निवेदन आते हैं, तो हर तबादला होना भी स्वाभाविक नहीं है। ये मैं बात इस चीज़ को समझता भी हूँ, और इसमें कोई तकरार की बात नहीं है। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। मुख्यमंत्री जी हमारे मुखिया है, सरकार के मुखिया है, प्रदेश के मुखिया है, एंड आई एम पार्ट ऑफ हिस कैबिनेट। तो उनका सम्मान हमारा सम्मान है, और अगर उनका कोई तिरस्कार करता है तो वो हमारा तिरस्कार है। तो ये चीज़ सरकार को भी समझनी है और मुख्यमंत्री जी को भी समझनी है। मिलकर हमें चलना है। वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। जब नैया पार होगी तो सबकी होगी, अगर डूबेंगे तो सब डूबेंगे। सोशल मीडिया पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, विक्रमादित्य सिंह अपनी पोस्टों के साथ जय श्री राम लिखते हैं। अगर हम आम जनता की बात करें तो चर्चा ये है कि कभी कांग्रेस की सरकार टूटेगी तो सबसे पहले विक्रमादित्य सिंह भाजपा की तरफ जा सकते हैं। क्या इस तरह की भी कुछ कयास हैं? ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल बातें हैं। मैं जय श्री राम अगर करता हूँ तो ये मैं आज से नहीं, मैं पिछले 5 साल से लगातार, जब से मैं विधायक हूँ तब से कर रहा हूँ। और ये केवल राम की बात नहीं है। आई बिलीव इन ऑल गॉड्स, और ख़ास करके सनातन धर्म में मेरा पूरा विश्वास है। और ये तो केवल मेरा इसलिए ये संदेश देना ज़रूरी है कि श्री राम, प्रभु राम पे जो है वो बीजेपी का कोई ट्रेडमार्क नहीं है, या वो उनका कोई अखाड़ा नहीं है। ये सबके हैं, प्रभु राम सबके हैं, श्री कृष्ण सबके हैं। तो उस स्तर से ये चीज़ है, उससे ज़्यादा इसमें कुछ राजनीति देखने की आवश्यकता नहीं है। और ना ही ये सरकार टूटेगी। ये सरकार मजबूत है। ये सरकार पूरे का पूरा 5 साल का कार्यकाल सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में पूरा भी करेगी। और जो वादे हमने प्रदेश सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए किए, चुनावों के समय में किए, हर एक वादे को 100% मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस चीज़ को मैं पूरे मजबूती के साथ कह सकता हूँ। जब प्रदेश का खेल मंत्री युवा हो तो युवाओं की अपेक्षाएं और बढ़ जाती हैं। अगर हम विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो लगभग 1 और 2 मैदान को लेकर तो डिमांड्स आई ही होती हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं, इसी प्रदेश से हैं, युवा भी हैं। क्या इस मसले पे भी कभी बातचीत होती है कि हमने प्रदेश में खेलों का एक नया मॉडल डेवलप करना है, किस तरह से मिलकर साथ चल सकते हैं, इस विषय पर भी विचार हुआ है? हाँ, निश्चित तौर से भी वो शिमला आए थे कुछ दिन पहले। मैं उनसे इनफॉर्मली मिला था और मैंने उनसे निवेदन किया है कि आप देश के जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है और हिमाचल से संबंध रखते हैं, इसलिए विशेष प्यार हिमाचल से रखें। और उन्होंने पूरा मुझे विश्वास दिलाया है कि पूरा समर्थन जो है वो सरकार को
और ख़ास करके इस मंत्रालय को उनसे मिलेगा। तो मैंने अपने डिपार्टमेंट से भी कहा है कि आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें और मैं जल्द दिल्ली जाकर जो है उनसे मुलाकात करूंगा और जो भी यहाँ के मसले हैं, यहाँ के जो मुद्दे हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड, कहाँ जिसके लिए हमको बजट लाने की आवश्यकता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, चाहे खेलो इंडिया के माध्यम से है, उसको हम लेकर आएंगे। और जो हमारी प्राथमिकताएं हमने सेट करी है प्रदेश में उसको इम्प्लीमेंट करने का पूरा प्रयास करेंगे। चुराह के विधायक हैं हंसराज, वो आपके और राहुल गांधी के विषय में एक बात कह रहे थे कि दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों को सत्ता विरासत में मिली है, बस का सफ़र एक को भी नहीं पता, दूसरे को भी नहीं पता, हम संघर्ष से विधायक बने हैं। देखिए, व्यक्ति कहाँ पैदा होता है कहाँ नहीं होता है वो उसके हाथ में नहीं होता है, बट जहाँ तक कार्यशैली की बात है, जहाँ तक विकास करने की बात है, जहाँ तक आगे बढ़ने की बात है, मुझे किसी विधायक से या किसी व्यक्ति से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मैं चुनकर आया हूँ, अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी बार चुनकर जो है जनता ने मुझे भेजा है, 4 गुना ज़्यादा मैंडेट के साथ भेजा है और प्रदेश सरकार में मुझे सबसे युवा विधायक मंत्री बनने का मौका मिला है। मैं जिन व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर वो अपना विधानसभा क्षेत्र का ख्याल रखे और वहाँ के विकास कार्य करवाए, मैं यही उनसे निवेदन करूँगा। और हमारे पास भी आए, हम जो उनसे उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए हो सकेगा, मैं एक छोटे भाई के नाते उनका पूरा समर्थन करूँगा। इसके अलावा विधानसभा का बजट सत्र आना है, सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है हम श्वेत पत्र लेके आएंगे। जयराम ठाकुर कह रहे थे श्वेत पत्र लाने की बात अगर होगी तो हम भी माकूल जवाब देंगे। विधानसभा में पहले तो संस्थान जिस तरह से डिनोटिफाई किए हैं उसके ऊपर जवाब मांगा जाएगा। मुख्यमंत्री कहते थे, आप भी विपक्ष में थे, ये कहा जाता था कि मुख्यमंत्री हवाई मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें, हर तीसरे दिन उनका कोई ना कोई दौरा होता है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से होता है। सवाल ये है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी कभी सड़क के माध्यम से किसी लंबे क्षेत्र के दौरे पर देखने को मिलेंगे? नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अभी तो मुख्यमंत्री जी ने जो जनसंपर्क कार्यक्रम है या आपके प्रोग्राम्स है, रैलीज अभी तक शुरू नहीं करी है। जब करेंगे तो निश्चित तौर से दौरा होगा इलाके में, वो बाय रोड भी जाएंगे, बाय हेलीकॉप्टर भी जाएंगे और हर चीज़ का दौरा होगा। जहाँ तक श्वेत पत्र की बात है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो प्रदेश की वास्तविक परिस्थिति है उसको जनता के सामने रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से व्यवस्था परिवर्तन की बात मुख्यमंत्री जी ने करी है, जिस तरीके से प्रदेश में जो व्यवस्थाएं आज बदली जा रही है, वो इसलिए करे जा रहा है क्योंकि फजूल खर्ची को हमने प्रदेश के अंदर बंद करना है, मगर उसके साथ साथ ये भी इंश्योर करना है कि जो डेवलपमेंटल वर्क्स है वो कम ना हो, उसके ऊपर कोई समस्या ना हो, उसको भी ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए जो दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए एक वाइट पेपर जो है वो विधानसभा के सभा पटल पर ले किया जाएगा और उसके माध्यम से पूरे प्रदेश को ये जानकारी मिलेगी कि वेयर वी स्टैंड, क्या हमारी परिस्थिति और वहाँ से हमको कैसे आगे जाना है, आगे का सफ़र तय करना है, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी विस्तार पूर्वक चर्चा जो है वो विधानसभा में करेंगे। जयराम जी नेता प्रतिपक्ष है, उनको सरकार के कटाक्ष करने का पूरा अधिकार है, मगर उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आज जो हम जिस परिस्थिति में हम पहुँचे हैं उसमें उनकी सरकार का और उनके सरकार के मंत्रियों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए वो उससे पूरे तरीके से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। उन्होंने भी करीबन 45,000 करोड़ का ऋण अपनी 5 साल की सरकार में लिया है, उसका भी जवाबदेही उनको विधानसभा के अंदर करनी पड़ेगी, विधायकों के सामने करनी पड़ेगी। एंड ही विल बी आंसरेबल टू द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश कि 45,000 करोड़ का ऋण आपने 5 साल में लिया, वो कहाँ वो पैसा गया, उसके बारे में जानकारी उनको विधानसभा के अंदर देनी पड़ेगी। विपक्ष में रहते हुए आपने 3 मुद्दों को प्रमुखता से व्यक्तिगत रूप से उठाया था। पहला था ओपीएस, दूसरा था आउटसोर्स, तीसरा था पुलिस कर्मचारियों के जो भत्ते हैं, चाहे वो राशन मनी की बात हो या फिर अन्य भत्तों की बात हो, आपने कहा था बढ़ोतरी होनी चाहिए। अब आप सरकार का हिस्सा हैं। पहले मुद्दे की अगर हम बात करें, सरकार दावा कर रही है हल हो गया है, परंतु उसमें सवाल ये है हल हो गया है तो एसओपीज़ की जरूरत क्यों है, पुरानी पेंशन 2003 के पैटर्न पर क्यों नहीं। दूसरा सवाल आउटसोर्स का कब होगा, और जो पुलिस के भत्तों की बात है उनके बारे में सरकार कब जागेगी? देखिए, हर चीज़ आराम आराम से होगी। अब एसओपी बनानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें कई पेचीदा मसले हैं। इसमें जैसा आप जानते हैं कि 8,000 करोड़ रुपए जो है वो प्रदेश का
जीडीपी आपका इसका जो जो प्रोविडेंट फंड का है वो केंद्र सरकार के पास है, उसको वापस लाना भी एक बड़ा जिम्मेवारी है। वो भी हम उस मसले को केंद्र सरकार से उठाएंगे। मगर उसके साथ साथ इन टोटलिटी उसको हिमाचल में 1/4/2023 से इम्प्लीमेंट करने का सरकार ने पिछली कैबिनेट में फैसला ले लिया है। उसको प्रदेश के अंदर ओपीएस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मगर उसकी जो मोडेलिटीज़ है, क्योंकि हमने राजस्थान का मॉडल भी देखा, छत्तीसगढ़ का भी देखा, आंध्र प्रदेश का भी देखा, झारखंड का भी देखा, जहाँ जहाँ ये इम्प्लीमेंट हुए हैं उसमें से जो सबसे बेहतरीन मॉडल है उसको प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। उसमें बहुत सा फाइनेंशियल बर्डन भी है, कैसे उसको मीट करना है उसके ऊपर भी चर्चा है। मगर हमने जो इन प्रिंसिपल डिसीजन लिया है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बाकी जो और मसले भी आपने कहे हैं, विपक्ष में रहते हुए हमने केवल पुलिस कर्मियों का नहीं और भी बहुत से मसले उठाए। अब सरकार में है, जिम्मेवारी हमारी है कि हम उसको आस्ते आस्ते जो है उनको पूरा करें। तो निश्चित तौर से हम इन सब मसलों को, चाहे वो हमारे पुलिस कर्मियों के है, डाइट मनी के बारे में आप जो बात कर रहे हैं और चीज़ें हैं, या आपके और कर्मचारियों के है, आशा वर्कर्स के है, पैट टीचर्स के है, पैरा टीचर्स के है, एसएमसी टीचर्स की नियमितीकरण के है। हालांकि ये सीधे रूप से मेरे विभाग से संबंध नहीं रखता है, मगर क्योंकि इन सब लोगों ने सरकार का समर्थन किया है बनने में, इसलिए समय समय पर इस मुद्दों को हम कंसर्न मंत्रियों से भी उठाएंगे, मुख्यमंत्री जी से भी उठाएंगे, और जो भी इसमें निर्णय लेने हैं, चाहे पॉलिसी बनानी है, चाहे उनका मानदेय को बढ़ाने की बात है, उसके लिए हम प्रयास जो है समय समय पर करते रहेंगे। संवाद भारत के राजनीतिक संवाद में हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह थे। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।